अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। आज का सेशन शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ देखते हैं। सो आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ डॉक्टर रुत पथॉय, द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, कैंपेन अगेंस्ट विच डिजीज़। जो डॉक्टर रुत पथॉय है, ये एक खातून है जो कि एक बार कराची आई थी पाकिस्तान में। ये बेसिकली जर्मनी से हैं। तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो एक बीमारी में मुब्तला थे जिसे लेप्रोसी कहते हैं। उर्दू में इसे लेप्रोसी को जज़ाम या कोढ़ की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में क्या ये रहता था कि कराची में एक गांव था या एक इलाका था, वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। इनको अलग थलग रखा जाता था। जब ये आई डॉक्टर रुक पफोए, तो इन्होंने क्या किया, इनके दिल में एहसास हुआ उन लोगों को देखकर, तो उन्होंने अपने पाकिस्तान में ही पूरी ज़िंदगी लगा दी उन लोगों को ठीक करने में। हत्ता कि इनकी कोशिशों से 1996 में पाकिस्तान लिप्रोसी फ्री मुल्क करार दिया गया। यानी कि पाकिस्तान में कोढ़ और जज़ाम की बीमारी मुकम्मल तौर पे इनकी मेहनत की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं इनके आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये हैं डॉक्टर रुत पथॉय। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं। और ये आपको मैं डिज़ीज़ भी दिखा देता हूँ, ये किस तरह की डिज़ीज़ होती है। ये देखेंगे, इस तरह की डिज़ीज़ होती है जिसमें लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला आपको हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। सेकंड ऑप्शन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 टू टू ऑन फॉरवर्ड 2013 एज। डिकेड का मतलब अशरा। तो इसे वो उन्होंने क्या करा दिया, यूनाइटेड नेशन ने, द डिकेड फॉर इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज का डिकेड है। जाहिर सी बात है, आप देखें कोरोना की वजह से सारी दुनिया में कारोबार जब रुका है तो उसकी वजह से जो पोलूशन था, तो वो पोलूशन एकदम से कम हुआ है और दुनिया फिर अपने नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट की तरफ यानी कि लौटी है। एंड द ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GSP प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपीय यूनियन। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वो कह रहे हैं सेक्टर है जिसमें GSP प्लस कर दिया गया। GSP प्लस का यहाँ पे मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमसे जो ड्यूटीज़ ली जाती है ना, जो हम अपने हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, हमारे ताजर भाई होते हैं, और जो वो यानी कि अपनी ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, दूसरे मुल्क से कुछ चीज़ लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने ये किया था कि उनके जो कुछ चीज़ों पे यानी कि टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो चीज़ें थी उन पे टैक्स की छूट दी थी उनके लिए। तो ये GSP टैक्स, GSP प्लस यानी कि स्टेटस दिया था। उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी चीज़ों पे, अगर वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो चीज़ें हैं वो जब वहाँ से लेते थे तो उन्हें वहाँ पे ड्यूटी टैक्स यानी कि उनको जो इजाफी ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह लगाए जाते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उसकी छूट दी जाती है। और GSP का जो मतलब है, इसका नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अगर हम इसका उर्दू में मतलब मीनिंग देखें तो ये बनता है तरजीहात का अमूमी निज़ाम। ठीक है, तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका ये तयन करती है, और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में है जो कि GSP प्लस का सर्टिफिकेट भी देती है। और उन ताजरों को अगर यानी कि हमें ये स्टेटस दिया जाए तो एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें फिर ड्यूटी फ्री एसेस मिलती है। वेल्थ ऑफ नेशंस व रिटन बाय, जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ये एक बहुत मशहूर तसनीफ़ है। ये है एडम स्मिथ की लिखी हुई है। और एडम स्मिथ का हम काम देखें तो एडम स्मिथ की दो मशहूर तसनीफ़ हैं। एक है उनकी तसनीफ़ है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स जो है ये 1759 में इसे शाया की गई थी। ये भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे बात तो तिजारत की है एडम स्मिथ में इसमें, मगर मोरल वर्ड आ रहा है, तो इससे ही हमें ये मालूम होता है कि वहाँ पे उन्होंने मोरालिटी को भी मद्देनज़र रखा है। जबकि वेल्थ ऑफ नेशन जो उनकी तसनीफ़ है, यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमी की बात की है। इकोनॉमी
थ्योरी दी है, फ्री ट्रेड के बारे में बताया है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया है। यानी कि जितने भी हम जो लोग ताजर लोग हैं उनको इन चीज़ों को पता है। हम बाज़ को सुनते हैं जी फ्री ट्रेड, डिमांड ये है, सप्लाई, ये जितनी भी थ्योरीज, जितनी भी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं वेल्थ ऑफ नेशन से ली गई हैं। इसी वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बाज़ वक्त पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का, इत्तेहाद का टाइटल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिस नाम जानते हैं, दिया गया था। ये दिया था सरोजनी नायडू ने, जो कि इंडियन की एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पोइट हैं। और इनकी स्ट्रगल है, सरोजनी नायडू की स्ट्रगल है कम्युनल रूल के खिलाफ, क्योंकि जो ब्रिटिश है उसने इंडिया को एक कॉलोनियल रूल के तहत चला रहा था। यानी कि उन ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी यहाँ पे इंडियन में, यानी कि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी। मतलब इस तरह का उनका बहुत दबाव था, तो उसके अगेंस्ट भी सरोजनी नायडू ने बहुत काम किया, स्ट्रगल की उससे फ्रीडम हासिल करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर गेट स्कैंडल रिलेटेड टू। जो वाटर गेट स्कैंडल है ये किस से रिलेटेड है? ये स्पाइंग है, स्पाइंग जासूसी। अब ये किसकी जासूसी है? निक्सन वाटर गेट स्कैंडल इसे कहा जाता है। और जब भी इस वाटर गेट स्कैंडल की बात है तो आपको ये पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ यूएस की बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि इसने क्या था, रिचर्ड निक्सन जो है वो था प्रेसिडेंट था, और उसने उस रिचर्ड निक्सन ने ये किया था कि अपनी जो मुखालिफ पार्टी थी ना, जब वो इलेक्शन को दोहराया, वो पहले तो वहाँ का सदर बन गया, जब इलेक्शन को दोहराया तो उसने ये किया कि जो मुखालिफ उसकी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने कहा कि इनको क्यों ना इनकी बातें खुफिया तौर पे सुनी जाएं, ये क्या कह रहे हैं मेरे खिलाफ, क्या मतलब ये किस तरह स्ट्रेटजी बना रहे हैं मुझे हराने की। तो उन्होंने जो वाटर गेट है, ये वैसे एक गाँव का नाम है, वहाँ पर एक होटल था, तो उस होटल में डेमोक्रेटिक पार्टी के सेशन होते थे, तो उसने जाके वहाँ पे ना कैमरे वगैरह लगवा दिए कि मैं इनकी बातें सुनूँ, यानी कि अपने मुखालिफ लोगों की बातें। तो वो जब उसने कैमरे लगवाए तो वो जो कैमरे हैं वो पकड़े गए थे। और ये जब कैमरे पकड़े गए थे, ये 17 जून 1972 को मतलब पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा, तो कैमरे पकड़े गए। कैमरे असल में वो काम करना बंद हो गए थे, तो जो इसके बंदे थे उन्होंने जाके उन कैमरों को जब ठीक करना चाहा तो उसी दौरान पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर इस पूरा केस चला था कि भाई तुमने जासूसी की है एक मुखालिफ पार्टी की, इस तरह से कैमरे लगाए हैं। तो इसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि उसे रेजिग्नेशन देने पड़ी अपने, यानी कि ओहदे से। हालांकि उसने बड़ी कोशिश की, अपने दूसरे चिमचे कड़चियों को उसने फारिग किया, उनकी कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी वो फंस गया। इवन कि उसने जो वो पुलिस वाले थे जो इन्वेस्टिगेट कर, उनको हटाया, लेकिन फिर भी वो इसमें एट द एंड उसे रिज़ाइन देना पड़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन, द आर्टिकल 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल DSS ऑफ UN रिलेट्स। सस्टेनेबल जहाँ भी वर्ड आए तो इसका मतलब होता है माहौल दोस्त, यानी कि अगर ये UN के रिलेट बात हो रही है और वर्ड सस्टेनेबल आ रहा है तो माहौल दोस्त यानी कि डेवलपमेंट गोल क्या है? माहौल दोस्त डेवलपमेंट ग्रोथ ये है कि सिटी की ग्रोथ हो, शहरों की तो ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि पैसे की रेल पे रहो, लेकिन विदाउट नेचुरल वो कह रहे हैं कि विदाउट नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि ऐसा ना हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूँ ना हो कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, यानी कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम छोड़े नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी पैदा करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोयला तो ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन अगर हम एनर्जी पैदा करने के लिए हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो कोई नेचुरल चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हम दुनिया को माहौल दोस्त बनाएं, जो भी हम डेवलपमेंट करें हमारे उसमें माहौल दोस्ती होनी चाहिए और डिप्लेशन कम से कम हो। और इसका जो आर्टिकल 3 है वो हेल्थ से रिलेट करता है। जाहिर सी बात है इसमें हेल्थ भी का एक जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंसर है। अगर पोल्यूशन भी जब कम होगी तो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सेटल पीस इन। जो ट्रीटी हुई वर्सलीज की, ये इसने यूरोप में जो है वो अमन तो पैदा किया, लेकिन ये है क्या ट्रीटीज़, कैसी ट्रीटीज़ थी? ये 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड होती है इसी ट्रीटी के तहत। जो
4 साल ये वार चली थी। ये पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये एंड होती है वर्सिलीज के। अब ये कैसी ट्रीटी थी, ये हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी ट्रीटी। इसमें बहुत यानी कि बेइज्जती थी। अब किसकी बेइज्जती थी? जो हरे थे। कौन से? जर्मनी एंड इट्स अलायंस, जर्मनी और उसके साथ जो मुल्क उसके अलायंस से वो हार गए थे, और उनके लिए ये ट्रीटी बहुत ही बेइज्जत और यानी कि बेइज्जती का बायस थी। वो किस तरह थी? क्योंकि ये ट्रीटी कुछ इस तरह की थी। अब इस ट्रीटी की चीज़ें देखें। अंडर वर्ल्ड गिल्ट क्लास, इसमें एक क्लास ऐसी इन पे यानी कि जर्मनी को कहा गया था कि देखो तुमने जंग की है, तुमने बंदे मारे हैं, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल जब जर्मनी एक बम फेंका है, अब बम ठीक है, उसमें बम ने एक 300-400 बंदा तो मार दिया, लेकिन वो बम भी तो 2 लाख का था ना। बम भी तो उसने आखिर नुकसान तो किया है, पैसा तो लगा है। तो वो अब जो जर्मनी तो हारा था ना, उन्होंने कहा जर्मनी भाई आप इसका पे करो। तो जर्मनी को 6 बिलियन रुपीज़ यानी कि पर एनवल जो है पे करना पड़े थे। अब इसके बाद जर्मनी की 13% टेरिटरी जो उसका इलाका था उसने वो भी खोया। 75% आयरन, यानी कि जर्मनी, जाहिर सी बात है आयरन होगी तो उसकी डेवलपमेंट होगी, उससे चीज़ें बनेंगी। तो 75% जर्मनी का जो आयरन है वो उससे ले लिया गया। 25% कोल के जो यानी कि उसके पास ज़खायर थे वो ले लिए गए। अच्छा, ये करने वाला कौन था? जर्मनी की साइड से वीमर रिपब्लिक जो वहाँ पे हुकूमत थी एक किस्म की, वो ये सारा कुछ कर रही थी। और वो लेकिन जर्मनी के लोग इससे बड़े नाराज़ थे। वो कहते थे कि ये भाई ट्रीटी तुमने क्यों किया है, इसमें तो हमें सरासर नुकसान ही नुकसान है। इसके अलावा राइनल्ड एरिया, ये एक जर्मनी का एरिया था जहाँ से उसे कहा था गया था कि तुम अपनी फ़ौज हटा दो, क्योंकि वो हार गया था। तो जाहिर सी बात है उसे हर तरह की बातें मानी थी, और जिसने फ़ौज इसमें हटाई तो इस फ़ौज हटाने की वजह से जो है उसके जो मुखालिफ हैं फ्रांस एंड इसके अलायंस थे, उन्होंने इस एरिया पे भी कब्ज़ा किया था। और ये वीमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रीटी नवंबर में हुई थी, तो उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर दी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये कब बनाया गया? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जो है ना ये बनाया गया था। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो इसमें 2 ग्रुप बन गए। एक बन गया अलाइड नेशंस का, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में एक अलाइड नेशन का बन गया, और दूसरा जो बन गया वो था एक्सेस। तो जो अलाइड का था उसमें था यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन अलाइड लाइक इंग्लैंड वगैरह, ये उसमें एरिया थे। तो इन एरिया क्योंकि ये जीत गए थे, इन्होंने विन किया था सब कुछ लड़ाई तो सेकंड वर्ल्ड वार की। और दूसरा जो एरिया है जो ग्रुप है वो जर्मनी और जापान पर मुश्तमिल था, जो कि हार गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब ये वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, आपको पता है 1939 को, ये भी बाज़ औक़ात पूछ जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई। 1939 को स्टार्ट हुई और 1945 को ये ख़त्म हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार। तो जर्मनी और जापान जो है इसमें हार गए थे। लेकिन जब विन किया था ना किसने? यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो अलायंस थे, तो उनको जो 730 डेलीगेट्स जो थे ना उनके, जो इनके सफ़ीर थे 44 अलाइड नेशंस के जो थे, उनकी 44 अलाइड नेशंस थी। तो उन्होंने देखा कि भाई देखें अब हम जीत तो गए हैं, लेकिन जो ये हमने बम फोड़े हैं या जो जितना कुछ हमने नुकसान किया है, इससे हमारी इकोनॉमी, हमारे पैसे की रेल फेल, हमारे पास पैसा, हम काफ़ी उस लिहाज से कमज़ोर हो गए हैं। तो उसी लिहाज से ये बता रहा है कि IMF जो वर्ल्ड बैंक है, मतलब कि IMF वगैरह या वर्ल्ड बैंक इस तरह के इदारे हैं, ये इसीलिए ही ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही मतलब इनके उससे सीख लेके ये इदारे बने थे ताकि हालत की इम्प्रूवमेंट की जाए। और ऑप्शन है चाइना हैज़ क्लेम्ड ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोवेंस ऑफ। चाइना इंडिया के किस प्रोवेंस पे, किस सूबे पे अपना हक जताता है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, इंडिया बहुत तंग है बेचारा। चाइना जाहिर सी बात है पावरफुल कंट्री है, बल्कि मगर ये कहें कि वो सुपर पावर है तो गलत ना होगा। वो इंडिया की गर्दन दबाता रहता है, उसे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भाई मुझे दे दे। और खैर अब तो काफ़ी चाइना ने आगे भी बढ़ चुका है।
नेक्स्ट ऑप्शन है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। अब शैडो कैबिनेट जो ये एक पॉलिटिकल टर्म मतलब एक सियासी टर्म है, तो ये ग्रुप इस्तेमाल की जाती है ग्रुप ऑफ स्पेशल क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल्स इन अपोजिट पार्टी, यानी कि जो अपोजिट पार्टी होती है उसमें जो ख़ास लोग होते हैं ना, वो फिर गवर्नमेंट को ना अपनी बातें सुनवाते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं अपनी बातों से, उसके खिलाफ प्लानिंग बनाते हैं, तो ये शैडो कैबिनेट उनको ये कहा गया है। अब है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेट्स टू। अब डील ऑफ सेंचुरी क्या है भाई? अब डील ऑफ सेंचुरी डोनाल्ड ट्रंप साहब के तरफ से जो है वो पेश की गई है। अब ये फ़लस्तीन इशू में थोड़ा सा डिटेल इसकी बता दूं। दूसरे जंगी अजीम के बाद बरतानिया ने यहूदियों को इकट्ठा करना शुरू किया था बैतुल मुक़द्दस में, क्योंकि वो कहते हैं कि हैकल सुलेमानी उनका है। अरब दुनिया भी इस ख़तरे से दो चार रहती है और रहती थी, जाहिर सी बात है। इसकी जो बैतुल मुक़द्दस में कब्ज़ा है इसराइलियों का। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मशरक़ी यूरोफिल्म उन्होंने एक किस्म का एक ट्रीटी या एक किस्म का एक मशवरा दिया कि भाई इस तरह करना चाहिए, एक किस्म का उन्होंने कहा कि भाई हमने जो ये दे रहे हैं ये सलाह ये सबसे बेस्ट है और ये करना चाहिए। उन्होंने कहा मशरक़ी यरूशलेम मुकम्मल इसराइल कब्ज़े में दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि शहर के एक हिस्से फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए। फिर कहा कि 4 साल यहूदी बस्तियां कायम नहीं होंगी, जो ऑलरेडी हो गया उनका कुछ नहीं बताया। मगरबी किनारों में यहूदी बस्तियों जो गैर कानूनी थी उनको कानूनी करार दे दिया गया, उनको यानी कि मुस्तकिल कर दिया गया। फ़लस्तीन बेचारे जो गज़ा की पट्टी में बैठे हैं वो अपने घर यानी कि जो उनका ओरिजिनल घर है वो इसके तहत नहीं आ सकते। अच्छा, इसकी उर्दन के बादशाह, अच्छा वो कहते हैं कि उर्दन के बादशाह इसराइल के साथ मिलके ना इस जो है ना, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। हुआ यह है कि दुनिया भर के जो यहूदी थे वो इसराइल की सूरत एक किस्म का जो फ़लस्तीन है ना वहाँ पे इस आके आबाद हुए और वहाँ पे उन्होंने इसराइल बना दिया। जो फ़लस्तीनी बेचारे लोग थे उन्हें दरबदर होना पड़ा और उन पर जुल्म व सितम हुए। और अमेरिका कहता है कि मैं अपना सफ़ारत खाना खोलूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी खैर इसकी हिमायत की है और इस जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसने इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है और इसके बाद हमास ने भी इसे मुस्तरद किया और ईरान ने भी इसे मुस्तरद किया और बेकार तरीन कहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे लंबा तरीन कानून लिखा हुआ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसके बाद द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर, द वर्ड रेक्स जो है ना, आपने कभी ईडीपस रेक्स ड्रामा, अगर आप में से कोई इंग्लिश टीचर के स्टूडेंट है तो ईडीपस रेक्स एक ड्रामा है, बहुत ही मशहूर और मारूफ है इंग्लिश टीचर का। तो रेक्स कहते हैं किंग को, बादशाह को, ठीक है। हो चाय मिन्स बाज, अच्छा हो चाय मिन कौन है? द लीडर ऑफ वियतनाम है, वियतनाम कंट्री का ये लीडर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ 350 न्यूटिकल माइल्स। अच्छा, वैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में मैं यहाँ आपको बता दूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा के ये आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, ये जो एक आप पिक देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक समंदर है और ये एक मतलब कि जो जगह खुशकी की जगह है। बाज़ औक़ात फॉर एग्जाम्पल हम एक आर्गूमेंट लेते हैं, हम कहते हैं कि ये कराची का एरिया है। अब कराची का ये समंदर है, अब हम यहाँ पे कहते हैं, हम साहिल पे हम जब खड़े होते हैं हम कहते हैं भाई बस ये कराची ख़त्म हो गया। हालांकि कराची नहीं ख़त्म हो रहा था, कराची वो समंदर के नीचे भी होता है काफ़ी सारा, यानी कि उसकी जो मिट्टी होती है ना, यानी कि उसकी जो सतह होती है, बेशक वो पानी के नीचे हो लेकिन वो काफ़ी हद तक उसके अंदर भी उस यानी कि समंदर में या उसके अंदर होती है। तो इस एरिया को जहाँ पे ये देखें ये इस तरह की ढलवान उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपको बताना था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन। तो ये दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन ने रिप्लेस किया था रशियन फेडरेशन को। अब इसके बाद और ऑप्शन है 38 सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर। अच्छा, डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो-पाक रिलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड सर्विसेज टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट।
अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का भी जब पाकिस्तान बना था 1948 में 1947 में, तो पाकिस्तान और इंडिया का भी मामला था बॉर्डर का, हमारे डिस्प्यूट से। हम कुछ एरिया में हम अपना क्लेम करते थे और चाइना वाले अपना क्लेम करते थे। तो फिर ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1963 में ये सॉल्व किया था, ठीक है। और चाइना की तरफ से चिंग ये ने ऐसे एग्रीमेंट में साइन किया था, और हमारी तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और ये 1963 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ये बाज़ को पूछा जाता है पीपीएससी में कि कब ये एग्रीमेंट हुआ, 1963 में। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये भी 2005 में जो है ये आया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, मैं आपको इसमें प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, सेट्स ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट, ठीक है, कि सेट्स ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट, जहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे सेट ऑफ रूल एग्रीमेंट, एक समिट हुई थी, यानी कि कुछ मुल्कों ने बैठ के आपस में बात की थी, उसे कहते हैं रियो अर्थ समिट। ये 1992 में हुई थी। ये बाज़ औक़ात पूछा भी जाता है कि 1992 में जो समिट हुई थी उसका क्या नाम है। तो रियो अर्थ समिट हुई थी, उसमें ये बात की गई थी कि उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि कुछ जो गैसेस हैं, जो हमारे लिए मुज़र सेहत गैसेस हैं, उनको कम किया जाए। और मुख्तलिफ ममालिक को कहा गया था कि इन गैसेस को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जैसे कि कार्बन हो गया, मेथीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, पल्फ्लोरोकार्बन है, और सल्फ़र है, और हिक्सा फ्लोराइड है। इनके इन गैसेस को कम करने के लिए तो क्योटो प्रोटोकॉल है। 7 है, 40 ऑप्शन है। पाकिस्तान इंस्टॉल हिज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। पाकिस्तान ने अपना पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था वो कनाडा की। ये अक्सर एनटीएस में पूछा जाता है और पीपीएससी में भी कनाडा की हेल्प से लगाया था।